बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स की जो डिफिनीशन हम देखते हैं कि डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स लाइफलेस केमिकल सब्सटेंसेस विच फॉर्म द बेसिक लाइफ, दैट इज दे नॉट ओनली बिल्ड अप लिविंग सिस्टम क्रिएचर्स बट आर आल्सो responsible for their growth, maintenance and their ability to reproduce। इसमें सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जो कार्बोहाइड्रेट हमारे सिलेबस में है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स है कार्बोहाइड्रेट्स। और यहाँ पे हम लोग तो देखते हैं कि इसकी although they are the widely distributed in animal and plant kingdom, they are obtained mainly from the plants. They are formed in the plants by process known as the photosynthesis and make up about 70% of the solid plant materials। यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखाया गया है X CO2 मॉलिक्यूल और प्लस Y वाटर मॉलिक्यूल व्हेन कंबाइंड टू ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल गिव्स CxH2O into Y। कार्बन के X मॉलिक्यूल और H2O के Y मॉलिक्यूल्स प्लस XO2, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका रिलीज हो रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, मीन्स CX into H2OY। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्ले ए वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। दे प्रोवाइड विथ 3 बेसिक नेसेसिटी लाइफ, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया एंड लिनेन। जैसे क्लोथिंग में आपका लिनेन, रेयन एंड एसेंशियली सेलुलोज एंड शेल्टर। वुड इन द मेकिंग हाउस फर्नीचर इज ऑलमोस्ट सेलुलोज। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमको फूड भी देता है, क्लोथिंग भी देता है और शेल्टर भी देता है, शरण भी देता है, कपड़े भी देता है और भोजन, मतलब रोटी कपड़ा मकान तीनों हमसे इससे मिलते हैं। इसके स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले देखते हैं XCO2 मॉलिक्यूल। XCO2 मॉलिक्यूल व्हेन कंबाइंड टू Y वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन देखते हैं क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन जब आपको होता है तो हमारा फॉर्मेशन क्या होता है CX इंटू H2O और Y प्लस XO2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होता है। इस केस में हम लोग देखते हैं जो इसकी बायोमॉलिक्यूल्स की जो ओल्ड डिफिनेशन है या कार्बोहाइड्रेट की, तो उसमें कह रहा है द नेम कार्बोहाइड्रेट्स मीनिंग हाइड्रेट ऑफ कार्बन, और हाइड्रेट को हम लोग वाटर बोलते हैं। जैसे डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर और हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो द नेम कार्बोहाइड्रेट was originally gives to a class of compound containing only carbon, hydrogen and oxygen. The hydrogen and oxygen being present in the same ratio as in the water. These compounds could therefore be represented by the general formula CxH2O into Y। ये कार्बोहाइड्रेट की ओल्ड डिफिनेशन थी जिसमें बताया गया कि कार्बन के अलावा जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका उसी रेशियो में प्रेजेंट होते हैं जैसे इन केस ऑफ द वाटर के केस में। जैसे वाटर का फार्मूला क्या होता है H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी आपकी 2 होगी और ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी 1। तो ये कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की जो डिफिनीशन है उसमें कह रहे हैं जो इसका फार्मूला है CX इंटू H2O एंड देन Y मॉलिक्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन की संख्या X है और H2O मीन्स कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ये आपका मेंटेन है, H2O फॉर्म करता है और इसको बोलते हैं Y मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जबकि इसमें से कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो इस मॉलिक्यूल को फॉलो नहीं करते, इस फार्मूला को फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट के कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है रेमनोज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। रेमनोज का फार्मूला क्या हो जाएगा C6H12 एंड O5। ये रेमनोज का केमिकल फार्मूला है। रेमनोज के केमिकल फार्मूले में हम लोग देखते हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है 6 है, तो इसको हम CX तो लिख देंगे, C6 हो जाएगा। लेकिन जब इसको H2O के फार्म हम लोग बनाने चलेंगे तो 12 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे हाइड्रोजन तो आपको 12 हैं लेकिन ऑक्सीजन 6 नहीं है, और जबकि ये भी आपको कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में पाया जाता है रेमनोज। तो पहला तो एक्सेप्शन इसका मिला रेमनोज, जो कि इस फार्मूले को फॉलो नहीं करता है फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं डीऑक्सीराइबोज मीन्स C5H10 एंड O4 C5H10 एंड O4। यदि हम कार्बन की नंबर को हम लोग C5 है तो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन,
जबकि 10 हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए आपको 5 ऑक्सीजन होने चाहिए। 5 ऑक्सीजन न होकर के यहाँ 4 ऑक्सीजन है, फिर भी ये वाटर मॉलिक्यूल को संतुष्ट नहीं कर रहा है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि डीऑक्सीराइबोज ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट के फार्म में है, जबकि यहाँ पे इस फार्मूले को सेटिंग नहीं करता है। देयर आर अदर सबस्टेंसेस लाइक फॉर्मल्डिहाइड, जैसे आपका HCHO हो गया, HCHO, और जिसके केमिकल फार्मूला हम लोग लिखेंगे CH2O। अब CH फॉर्मल्डिहाइड का केमिकल फार्मूला तो HCHO है, और इस फार्मूले को सेट करता है मीन्स कार्बन की संख्या 1 है, H2O भी 1 है, मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कार्बन 1 इंटू H2O 1। ये कार्बोहाइड्रेट की ओल्ड डिफिनीशन वाले फार्मूले को तो संतुष्ट करता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो जो ओल्ड हमारी डिफिनीशन बनी हुई थी कि जो कार्बन की संख्या X और H2O Y फॉर्म में रहेंगे वो निश्चित रूप से कार्बोहाइड्रेट होंगे, तो इस केस में इसका विरोध करने वाले रैमनोज हो गए, डीऑक्सीराइबोज हो गया और फॉर्मल्डिहाइड हो गया, जो इस फार्मूले पर सेट नहीं होता है। जबकि इस फार्मूले पर सेट होने वाले HCHO फॉर्मल्डिहाइड आपके कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जो सेट हो रहा है वो भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और यहाँ सेट नहीं हो रहा है ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरह से ओल्ड डिफिनीशन में जो कमियां आई, इस प्रकार हम लोगों ने देखा इसकी ये ड्रॉबैक रही, इसकी लिमिटेशन रही। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स। मॉडर्न डिफिनीशन में हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन आर सबस्टेंसेस विच गिव दीज ऑन हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी के फॉर्म होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, जो जनरल लाइट होती है, जनरल लाइट चारों दिशाओं में फैली होती है, जनरल लाइट आपकी चारों दिशाओं में फैली होती है। जब इसको हम लोग निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो हमारी जो लाइट जनरेट होती है इसको हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, वन डायरेक्शनल लाइट, या इसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, या उसको बोलते हैं वन डायरेक्शनल लाइट। जब ये किसी सैंपल पे फॉर्म करता है, किसी सैंपल पे गिराया जाता है, अगर ये लाइट रोटेट कर देती है तो या तो डेक्स्ट्रो डी फॉर्म में गिरेगी या तो एल फॉर्म में गिरेगी। तो अगर सैंपल में रोटेशन इस तरह के होते हैं, डी फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं डी प्लस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लीवो रोटेट करता है तो एल माइनस, इसको लीवो रोटेटरी कहते हैं। तो मॉडर्न डिफिनेशन कह रही है कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन आर सबस्टेंसेस विच गिव दीज ऑन हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे कह रहे हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी। अब जैसे हम लोगों ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिया, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12NO6। एक ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप के नाते इसको बोलते हैं ग्लूकोज। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप ना हो के कीटोनिक ग्रुप हो जाए तो इसी केमिकल फार्मूले को हम कहेंगे फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है, अंतर केवल इतना है कि ग्लूकोज में आपके एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं और फ्रक्टोज में आपके कीटोनिक ग्रुप होते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ना भी है। इसमें कार्बन संख्या कुल कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके स्ट्रक्चर के सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्डिहाइडिक ग्रुप है, मीन्स CHO सबसे टॉप वाला कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप आपका हो गया, क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे ही रहता है, बीच में रहेगा तो हमेशा एक कीटोन बनाएगा। एल्डिहाइड हम लोग को पहले भी मालूम है कि यदि RCHO अगर H और R के बीच में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कार्बोनिल ग्रुप शिफ्ट है तो इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। अब दो कार्बन के बीच में यदि आपका CO ग्रुप है इसको बोलते हैं कीटोन। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आपका फॉर्म हुआ है, जिसको हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं नीचे वाला जो सबसे टॉप मोस्ट ग्रुप है इसको लिखते हैं हम लोग CH2OH, और उसके बाद नीचे से फर्स्ट वाले कार्बन पे यहाँ पे OH ग्रुप लगाते हैं, सेकेंड वाले पे भी OH ग्रुप लगाते हैं, और जो थर्ड वाले पे इसके पर OH पर H एंड O यहाँ पे इस तरह से लगाते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद इसकी सारी बैलेंस हम लोग हाइड्रोजन से इसको संतुष्ट करते हैं, और यहाँ पे जो OH लगाते हैं आपका राइट हैंड साइड में लगाते हैं। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब इसको हम लोग सारे कार्बन की बैलेंसी को संतुष्ट करते हैं। कार्बन के आप 3 बॉन्ड है, एक चौथा बॉन्ड आपको हाइड्रोजन से बना दीजिए, इस चौथे बॉन्ड को भी आप हाइड्रोजन से यहाँ बनाइए, और इस चौथे बॉन्ड को भी हाइड्रोजन से यहाँ बनाइए, और इस चौथे बॉन्ड को भी आप हाइड्रोजन से बनाइए।
इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज का पूरा मॉडल स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया, जिसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 स्ट्रक्चर हो गए। और 6 कार्बन के अतिरिक्त इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका जो टॉप मोस्ट कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ये एल्डिहाइड वाला कार्बन हो गया है। और जो सबसे बिलो वाला कार्बन है ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव के लिए कंडीशन क्या है कि आपका कार्बन जो होना चाहिए कायरल कार्बन होना चाहिए। अब कायरल कार्बन की डिफिनेशन क्या आती है, वह कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच है उसी को कायरल कार्बन कहते हैं। यहाँ पे कार्बन 2 ऑक्सीजन से अटैच है, 1 हाइड्रोजन से, तो ये कायरल कार्बन आपका नहीं होगा। नीचे वाला भी कायरल कार्बन नहीं होगा। यहाँ पे जो सेकंड वाला कार्बन है ये 1 हाइड्रोजन है, 1 OH है, और नीचे के टोटल ग्रुप डिफरेंट मान लिए जाते हैं। इस तरह से एक कार्बन आपका एक कायरल कार्बन हुआ, ये वाला भी कार्बन आपका कायरल कार्बन हुआ, ये भी आपका कायरल कार्बन हुआ, और ये भी आपका कायरल कार्बन हुआ। तो यहाँ पे टोटल कायरल कार्बन की संख्या N= कितनी होगी, 4। आपसे पूछा जाता है पेपर में ग्लूकोज के टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, मीन्स इसको हम लोग लिखाते हैं 2 के पावर n, मीन्स 2 के पावर 4, दैट इज 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, मीन्स 16 स्टीरियो आइसोमर आपके ग्लूकोज के पास भी होंगे। तो टोटल ग्लूकोज के स्ट्रक्चर आपके बनते हैं 16 मॉलिक्यूल। एक कायरल कंपाउंड है, इसमें 4 आपके कायरल कार्बन है, ऑप्टिकल एक्टिव है, और तमाम प्रकार के OH ग्रुप 1 2 और यहाँ पे 3 4 और यहाँ पे 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी ग्रुप। तो मॉडर्न डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन आर सब्सटेंसेस व्हिच गिव दीज ऑन द हाइड्रोलिसिस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम लोग करेंगे। क्लासिफिकेशन जैसे कोई भी दीवार एक बनी होती है तो दीवार में आपकी एक जो मोनोमेरिक यूनिट होती है, एक ईंट होती है जिसको हम लोग ब्रिक्स बोलते हैं, और उसी ईंट से पूरा मिल करके आपके दीवार का निर्माण होता है। तो उस एक ईंट को हम लोग बोलते हैं मोनोमर। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट के बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में हम लोग एक यूनिट को बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। इसको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड। सैकेराइड्स क्या होता है, सैकेराइड्स क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है शुगर। दीज आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 क्लासेस। पहला क्या है, मोनोसैकेराइड्स। तो दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू स्मॉलर मॉलिक्यूल। देयर जनरल फार्मूला क्या है, CH2O × N, जहाँ पे N की वैल्यू क्या हो 3 to 7 है। सेकेंड आपका है ओलिगोसैकेराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं ओलिगो मीन्स फ्यू। दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर hydrolysis gives which an hydrolysis gives 10 molecules of the monosaccharides. Depending upon the number of the monosaccharides molecules actually obtained upon the hydrolysis, they are further classified as di, tri, tetrasaccharides. For example, जैसे डाइसैकेराइड में हम लोग देखते हैं, डाइसैकेराइड जब 2 मोनोमेरिक यूनिट आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड आपको पेपर में पढ़ना भी है, डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स का एग्जांपल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स आर कॉल्ड द डाइसैकेराइड। जैसे इनका एग्जांपल आपका क्या होगा, सुक्रोज। सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड है, सुक्रोज हो गया। माल्टोज, माल्टोज भी आपका डाइसैकेराइड है। और आपका लैक्टोज, पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, दीज आर द डाइसैकेराइड्स, दीज आर द डाइसैकेराइड। और जेयर जनरल फार्मूला क्या है, C12H22NO11, ये इनका जनरल फार्मूला है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट, उसको डाई बोलते हैं। यदि 3 मॉलिक्यूल्स दे दे तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइसैकेराइड्स। जैसे आपका रैफिनोज है, इसका एक ही एग्जांपल बहुत बेस्ट एग्जांपल है, रैफिनोज। रैफिनोज अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। क्या देता है, ग्लूकोज, एक ग्लूकोज भी देता है, फ्रक्टोज भी देता है, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। तो रैफिनोज, रैफिनोज आपका क्या होगा, ट्राइसैकेराइड। रैफिनोज आपका ट्राइसैकेराइड हो गया, क्योंकि जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वाटर में इसको डिजॉल्व करते हैं, तो हमको ग्लूकोज भी मिलता है, फ्रक्टोज भी मिलता है और गैलेक्टोज मिलता है। 3 मोनोमेरिक यूनिट मिलने के कारण रैफिनोज आपका ट्राइसैकेराइड की कैटेगरी में रखा गया है। अब टेट्रासैकेराइड का हम लोग देखते हैं। टेट्रासैकेराइड का क्या है,
टेट्रासैकराइड का आपका एक एग्जांपल है स्टाइचियोरोज, STACHYROS, स्टाइचियोरोज। इसको अपन हाइड्रोजन गिव तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ईच अदर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ द गैलेक्टोज। ये ग्लूकोज भी देता है, फ्रक्टोज भी देता है, और 2 मॉलिक्यूल्स किसका देता है, गैलेक्टोज का, गैलेक्टोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा पूछे जाने वाले हैं। स्टाइचियोरोज क्या है, टेट्रासैकराइड है, क्योंकि उसको जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ग्लूकोज भी मिलेगा, फ्रक्टोज भी मिलेगा, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ द गैलेक्टोज मिलेगा। रैगनोज को जब वाटर में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा और गैलेक्टोज मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं पॉलीसैकराइड। लास्ट एग्जांपल आपका है पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड के क्रम में हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव ए लार्ज नंबर ऑफ द मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल आर कॉल्ड द पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल हमको मिलेंगे मोनोसैकराइड के। द मोस्ट कॉमनली अकरिंग पॉलीसैकराइड्स आर स्टार्च। यहाँ स्टार्च के बारे में हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ये सब आपके पॉलीसैकराइड की कैटेगरी में आते हैं। और इनका जनरल फार्मूला क्या है, C6H10 और O5, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे N। रिपीटिंग यूनिट आपकी N है, और N की वैल्यू यहाँ पे होते हुए 100 से स्टार्ट होकर के 3000 तक होती है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकराइड। थैंक यू वेरी मच।